कुछ लोग हैं जो अभी भी हिंसा के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को नहीं समझ पाए हैं। तभी तो पिछले दिनों उन्होंने नोएडा को जलाने की कोशिश की और वो मजदूर नहीं थे बल्कि मजदूर के भेष में अर्बन नक्सल थे। अब उनके खिलाफ नया एक्शन लेना है, योगी ने तय कर दिया है। फर्स्ट राउंड में नोएडा के चौक चौराहों पर उन अर्बन नक्सलियों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, उन्हें बेनकाब किया जाएगा और सेकेंड राउंड में हो सकता है कि नोएडा में हिंसा के गुनहगारों के खिलाफ बुलडोजर भी चले और थर्ड राउंड में उन्हीं से बुलडोजर चलाने की फीस और नुकसान की वसूली भी हो, क्योंकि योगी जो भी करते हैं उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। चेतावनी दे रहा हूं लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी की वार्निंग का उल्लंघन मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। विभाजनकारी ताकतें लगातार शरारत कर रही हैं, क्योंकि आपके विभाजन में ही उनकी राजनीति और उनके गुंडों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है। नोएडा में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उग्र मजदूरों के हाथों से पत्थर चले नहीं थे, चलवाए गए थे। अशांति मजदूरों ने फैलाई नहीं थी, अशांति फैलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये जानते हुए कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है, फिर भी कुछ लोगों ने नोएडा में उपद्रव के लिए बड़ी साजिश की, जिसका खुलासा हुआ है। अप्रैल के पहले हफ्ते में नोएडा के बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 15, सेक्टर 83, सेक्टर 63, सेक्टर 58 और फेज 2 में कई यूनियन से मीटिंग की गई थी। पुलिस ने 17 नए व्हाट्सएप ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है। इस आइडेंटिफिकेशन में जो क्लियर हुआ है वो ये कि नोएडा में लोगों को भड़काने, आगजनी और पथराव करने वाले ज्यादातर मजदूर थे ही नहीं। पिछले दिनों हुई हिंसा के केस में गिरफ्तार 34 लोग ऐसे हैं जो मजदूर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार लोगों में कई मजदूर अर्बन क्लास से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार 66 लोगों में से 45 ऐसे हैं जो कि ना तो मजदूर हैं और ना ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब सुनियोजित साजिश हुई, मजदूरों को भड़काने का खेल हुआ और इन सब का इलाज सीएम योगी क्या करेंगे, ये यूपी में कानूनी कागज पर पहले से लिखा हुआ है। ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है। कुछ ही दिनों बाद ऐसे ही पोस्टर आपको नोएडा के चौक चौराहों पर दिखने वाले हैं, जिसमें नोएडा में हिंसा फैलाने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। नोएडा में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले गुनहगारों के चेहरे देश के सामने होंगे। नोएडा में जो मजदूरों के भेष में दाखिल हुए, हिंसा फैलाई, उनका पोस्टर लगेगा। उनके चेहरों को सार्वजनिक किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रवियों के पोस्टर टांगे जाएंगे। नोएडा में जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया, उसमें चौंकाने वाले खुलासे ये हुए कि 66 लोगों की गिरफ्तारी में 45 लोग ऐसे थे जो कि श्रमिक थे ही नहीं। वो लोग बाहर से बुलाए गए थे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। मजदूरों को इंडस्ट्रियल एरिया में घूम घूम कर भड़काया गया, आंदोलन को हिंसक बनाया, उत्पात और आगजनी करने की ट्रेनिंग दी गई। सीएम योगी अब सुपर एक्शन मोड में हैं। चुन चुन कर उनका हिसाब करने की तैयारी है। जिन्होंने मजदूरों के भेष में नोएडा को हिंसा की आग में झोंक देने की कोशिश की, सीएम योगी ने टॉप अफसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर समीक्षा की। अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया। सोशल मीडिया की लगातार निगरानी रखने का आदेश जारी किया। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर टांगने का निर्देश दिया। नोएडा के गुनहगार किसी भी सूरत में बचकर नहीं जा पाएंगे। शहर के चौराहों पर पोस्टर टांगकर उपद्रवियों की पहचान सार्वजनिक करने की योगी ब्रांड जस्टिस नेम एंड शेम यानी नाम और शर्म आजमाई हुई तकनीक है। सीएए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लखनऊ में पोस्टर लगे। 2022 में प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले आरोपियों के पोस्टर लगाए गए। 2024 में संभल दंगे के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर टांगे गए। 2025 में बागपत के चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर चिपकाए गए। योगी फोर्स के पास पोस्टर के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि योगी राज में कानून से खेला मतलब अपराधी की शामत आने की
100% गारंटी होती है और इसके लिए ड्यूटी पर 24/7 रेडी रहते हैं बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर के लिए फोर्स, दंगाइयों से हर्जाना वसूली के लिए प्रशासनिक टीम। लिहाजा नोएडा में अर्बन नक्सलियों की जिस गैंग ने उत्पात मचाया है, चौराहे पर पोस्टर लगाकर उन्हें बेनकाब करना योगी फोर्स का पहला चरण है। दूसरे चरण में उनके खिलाफ और सख्ती होना तय है। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल के चुनावी रण में योगी आज दूसरी बार उतरे, 3 रैलियां की और वहां उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार से लेकर 1000 बाबरी वाले मौलाना और माफिया को अपने स्टाइल में जबरदस्त जवाब दिया। माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी। बीजेपी का संकल्प है। टीएमसी अब नहीं चाहिए। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। सीएम योगी का मिशन बंगाल, निशाने पर दीदी के 15 साल। बंगाल के बाराबनी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान कर दिया कि बंगाल को अब ममता बनर्जी सरकार की कोई दरकार नहीं है। अब बंगाल को माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ बंगाल में यूपी मॉडल का हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू और दंगों से मुक्ति दिलाने का दावा कर रहे हैं। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। साथ ही भरोसा दिला रहे हैं कि बंगाल को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग अब तक धमकी देते आए हैं, वो आने वाले दिनों में जनता के लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। एक तरफ बीजेपी के बुलडोजर बाबा फायर ब्रांड प्रचारक के तौर पर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ हैं माँ, माटी और मानुष की सियासत करने वाली ममता बनर्जी, जो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। खुदी को कर गुलाम दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। दरअसल बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया है और दोनों पार्टियों के लिए आर पार का मामला है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी मिशन बंगाल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस मिशन को पूरा करने के लिए योगी फुल एक्शन में हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। योगी टीएमसी के नारों का चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। दीदी ने कहा खेला होगा, तो योगी कह रहे हैं कि अब बंगाल चुप नहीं रहेगा। यही नहीं, योगी खेल खत्म, विकास शुरू का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को 10 साल पहले के उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं, जहां योगी के नेतृत्व में
बीजेपी सरकार ने डेवलपमेंट के साथ बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का नया मॉडल दिया है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय श्री राम। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा बंगाल की सियासत में हो रही है। जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि बंगाल में हिंदू अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी रख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई रोजी रोटी के लिए पहचान बदलनी पड़ रही है या फिर ये सिर्फ चुनावी नैरेटिव है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दाढ़ी ही नहीं, बंगाल में हिंदुओं की हालत इतनी खराब है कि हिंदू महिलाएं भी बुर्का पहनने के लिए मजबूर हैं। आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें एक खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है अभी। बहुत जगह में हिंदुओं ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखा, बुर्का के लिए औरत को मजबूर भी किया जा रहा है। जहां सनातन का जयघोष संस्कृति का प्रतीक है, जहां सर्वधर्म समभाव की गूंज होनी चाहिए, जहां यह नारा लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहां हिंदू पुरुष खौफ में है, डर से दाढ़ी रखने लगे हैं। महिलाएं डर में हैं, बुर्का पहनने के लिए मजबूर। बंगाल में दीदी का ये कैसा तुष्टीकरण। बंगाल में ये सवाल सुलग रहा है। बंगाल में अर्ध धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, यानी धर्म से तो हिंदू, लेकिन रोजगार करने के लिए पहनावा और दाढ़ी मुस्लिमों की तरह रखना पड़ रहा है। ये कैसी मजबूरी है। हुगली के ये लोग हिंदू हैं, लेकिन इनकी दाढ़ी और पहनावा मुस्लिमों की तरह। इन लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। जीने के लिए भेष अपनाने की ये कैसी मजबूरी है। अभी रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों नहीं करते इसको? कैसे चले, रास्ते घाट में ये लोग मार देगा ना। इसमें सेफ रहते हो इस वाली दाढ़ी में? हाँ, इसमें सेफ रहते हैं। जी न्यूज पर अर्ध धर्मांतरण के खुलासे के बाद सियासी पारा हाई है। बंगाल के बड़ा नगर से बीजेपी उम्मीदवार ने न सिर्फ जी न्यूज के खुलासे पर मुहर लगाई, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहां तक दावा कर दिया कि हिंदू पुरुषों को दाढ़ी ही नहीं, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, सरदार भी रखते हैं, मुसलमान तो रखते ही हैं, लेकिन उससे हालात बदतर है कि किसी किसी जगह में ऐसा वीडियो सामने आता है। आप भी YouTube में हैं, फेसबुक में हैं, गूगल में भी होगा। आप देखिए, उसमें हिंदू महिला चिल्ला रही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं बुर्का नहीं पहनूंगा, मैं बुर्का नहीं पहनूंगा। जी न्यूज के इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में हिंदू पहचान छिपाने की मजबूरी क्यों है? क्या दाढ़ी कुर्ता बंगाल में सुरक्षा कवच है? रोजी रोटी के लिए पहचान बदलने की नौबत क्यों आई? हिंदू को मुस्लिम दिखना पड़ रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये व्यक्तिगत अपनी सोच है। आज मुझे भी कल को अच्छा लगेगा तो हम भी दाढ़ी रख लेंगे। ये देखिए, ये इस पे तो टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, एक एक आदमी अपने जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी एजेंडा बना रहा है इससे। तो दाढ़ी हमारा जो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी जिसको भी मुर्गी आए वो ही दाढ़ी रख सकता है। 15 साल में तृणमूल का जो सरकार चली, उसमें ये जो रेडिकल इस्लामाइजेशन पश्चिम बंगाल में हुआ है, बांग्लादेश की तरह, ये ज्यादा से ज्यादा हुआ है। बंगाल में वोट बैंक के खातिर बड़ा खेल चल रहा है। अर्ध धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, बीजेपी का यह भी आरोप है कि बंगाल में टीएमसी उर्दू और अरबी कल्चर थोपने की कोशिश कर रही है। अरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है। हिंदू होकर जीने का गर्व बंगाल के सनातनियों से कौन छीन रहा है?
क्यों ऐसा माहौल बना कि हिंदू हिंदुस्तान में ही सीना चौड़ा कर नहीं कह सके कि हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हमें अपने धर्म को अपने मुताबिक मानने, अपना लिबास चुनने, अपनी हुलिया अपने मुताबिक रखने का मौलिक अधिकार है। जाहिर है इसके पीछे सियासत है, क्योंकि ये जो हिंदुओं के खिलाफ गुंडागर्दी है उसके पीछे राजनीति या स्थानीय पुलिस की वर्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जगह बदल रही है लेकिन पैटर्न एक ही है, शहर बदल रहे हैं लेकिन मिशन एक ही है। कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू लड़कियां हैं। धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। इसका सबसे ताजा सबूत गुरुग्राम से सामने आया, जहां कोचिंग के नाम पर धर्मांतरण की बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है। जिम, पार्लर, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस और अब कोचिंग सेंटर। जगह बदल रही है लेकिन पैटर्न एक ही है। शहर बदल रहा है लेकिन मिशन एक ही है। टारगेट हिंदू लड़कियां, साजिश लव जिहाद और धर्मांतरण। इसका सबसे ताजा सबूत आया है गुरुग्राम से, जहां कोचिंग के नाम पर लव जिहाद और धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खेल चल रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर 13 में कोचिंग सेंटर चलाने वाले आसिफ पर आरोप है कि उसने स्पेनिश सीखने आई एक छात्रा को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने छात्रा का शारीरिक शोषण किया और इस दौरान जब वो 2 बार गर्भवती हुई तो डरा धमकाकर गर्भपात भी करवा दिया। गुरुग्राम में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मोहम्मद आसिफ नाम का एक शख्स कोचिंग सेंटर चलाता था, तो वहीं कोचिंग सेंटर में शिक्षा लेने आ रही एक युवती के साथ उसने संबंध स्थापित किए। यही नहीं, 2 बार गर्भपात कराने के बाद उस युवती को लेकर यहां से वो फरार भी हो गया। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार हिंदू संगठनों के साथ इंसाफ की आस में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंच गया। सीपी साहब से मिले हैं और हमने बताया है कि ये जो मामला है, पूरा वाकया बताया कि भाई जिस तरह से ये लव जिहाद का मामला है, ये कोई ऐसे सामान्य मामला नहीं है। बच्चों को गुमराह किया जाता है, एक संचालक ही जिस तरह से गुमराह कर रहा है, उसके ऊपर सीपी साहब ने कहा भी है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि कौन है, क्या है और क्या क्या ये यहाँ पे हो रहा है। इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब परिजन लड़की की तलाश में उसके हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्हें कथित नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से आसिफ मोहम्मद से शादी कर रही है और अगर उसे रोका गया तो वो आत्महत्या कर लेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में लड़की का लिखा हुआ नोट है या फिर ये नोट उससे दबाव में लिखवाया गया। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा और उसे कहीं छिपा कर रखा गया है। अगर उस बच्ची को कभी माँ बाप के सामने ही नहीं लाया गया, माँ बाप जिसने 18 साल 19 साल बच्ची को पाला, वो माँ बाप किस तरह से बिलीव कर लें उस चीज को कि जो लड़की सुसाइड नोट लिख चुकी है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और मेरी मृत्यु का कारण ये होगा, अचानक से वो बच्ची ये बोलती कि मैं अपनी सहमति से उसके साथ शादी कर रही हूँ और माँ बाप को उसके बारे में संज्ञान भी नहीं है, माँ बाप से उस बच्ची को मिलाया भी नहीं गया। वहीं हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि जिम, सैलून और अब कोचिंग सेंटर, हर जगह लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो देश भर में कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में कानून का राज है या रेत माफिया का? चंबल नदी, जिसे बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वही चंबल आज अवैध खनन से छलनी हो रही है। श्योपुर में खुलेआम चल रहा है रेत का काला कारोबार। प्रशासन की नाकामी है या फिर मिलीभगत? सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि दावे सख्ती के होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा ये अवैध खेल और कौन दे रहा है इसे संरक्षण? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अवैध खनन का खेल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चंबल नदी, जो अपनी जैव विविधता और घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीवों के लिए जानी जाती है, आज रेत माफिया के निशाने पर है। श्योपुर जिले में बेखौफ तरीके से अवैध रेत खनन जारी है। तस्वीरें और स्थानीय रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दिन रात ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों के जरिए नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है?
सरकार सख्ती के दावे जरूर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों को कमजोर करती नजर आती है। जब किसी संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह खुलेआम अवैध खनन हो तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। क्या प्रशासन हालात संभालने में नाकाम है या फिर माफिया तंत्र ज्यादा ताकतवर हो चुका है? रेत माफिया की सक्रियता ये संकेत देती है कि निगरानी तंत्र या तो कमजोर है या फिर उस पर दबाव है। इस मुद्दे पर सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अब ऐसा कुछ नहीं है रेत माफिया का, तो जो रेत डाल रहे हैं तो कहीं मिलजुल के नहीं हो, तो अब चोरी तो किसी भी तरह कोई लोग करें तो उसके लिए तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और सब कार्रवाई कर रहे हैं। होनी चाहिए, सब कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय और फाइंडिंग दी है तो घड़ियाल के बारे में कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में एक और मामला सामने आया जब घड़ियाल विभाग के एक रेंजर से जुड़ा कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें अवैध खनन और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगे। अगर ये आरोप सही हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी, जांच प्रक्रिया की धीमी रफ्तार और स्पष्ट जवाब का अभाव, ये सब शक को और गहरा कर रहे हैं। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो अवैध रेत खनन एक बड़ा खतरा है। इससे नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जलधारा का प्रवाह बदलता है और भूजल स्तर पर भी असर पड़ता है। चंबल जैसे क्षेत्र में जहां घड़ियाल और अन्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसे में ये खतरा और भी गंभीर हो जाता है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी इसका असर दिखता है। अवैध खनन अक्सर माफिया तंत्र, हिंसा और अवैध नेटवर्क को बढ़ावा देता है, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार समय रहते सख्त कदम उठाएगी या फिर चंबल का सीना यूं ही छलनी होता रहेगा? फैसला जल्द करना होगा, क्योंकि देरी का मतलब होगा कि नुकसान और बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।